स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो चला था 1830 से लेके 1848 के बीच में। इस चैप्टर को देखने के पहले आइए जो हम पहले क्या पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लें। 1789 के पहले फ्रांस में जो ओल्ड रेजिम हुआ करती थी, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्ची हुआ करती थी। उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, और वहाँ पे बनी नेशनल असेंबली। 1789 से 1791 तक के नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के काम के बाद में वहाँ पे जो है रॉस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉस्पियर ने जो है एक रिवॉल्ट किया कि नॉन प्रॉपर्टी ओनर मैन को भी जो है वोटिंग राइट मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए। तो फिर रॉस्पियर के अंडर में बना नेशनल कन्वेंशन, और उसके बाद में चला रेन ऑफ टेरर, जहाँ पर रॉस्पियर जो भी है उनको जो भी एनिमी लगते थे वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के हो या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के हो, नोबल्स हो, एरिस्टोक्रेट हो, तो सबको फांसी पे चढ़ा दिया करते थे, उनको गिलोटिन किया करते थे, उनके सर काट दिया करते थे उनको सज़ा देके। तो ऐसे कुछ करते ही उनको भी एक कोर्ट ने जो है गिल्टी करार दिया, और फिर उनको भी गिलोटिन जो है की सज़ा हुई। तो इसके बाद में जो है प्रॉपर्टी ओनर को राइट मिला, जो वहाँ पे मौका मिला कि जो है फ्रांस में वो अपनी पावर जो है दिखा सके और ख़ुद की गवर्नमेंट बना सके। तो डायरेक्टर रूल जो है, डायरेक्टरी रूल हुआ, जिसमें 5 मेंबर कमेटी हुआ करती थी और 2 लेजिस्लेटिव बॉडी हुआ करती थी। ये दोनों लेजिस्लेटिव बॉडी और डायरेक्टरी के बीच में जो है क्लैशेस हुआ करते थे। इस बीच जो है नेपोलियन को मौका मिल गया, तो नेपोलियन ने इनको ओवरथ्रो करके जो है अपनी मोनार्ची स्टैब्लिश की। उन्होंने कब की? 1804 में। 1804 में नेपोलियन की सरकार बन गई। इसके बाद में 1815 में जो है नेपोलियन का और 4 पावर का, परब का जो है वार हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू। तो परब में कौन कौन से 4 देश है? परब, P फॉर प्रूशिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। तो ये 4 पावर थे परब, जहाँ पे जो है जो नेपोलियन से टकराए और जो जीत के उभर के आए। तो अब जो है कंजर्वेटिव को फिर से मौका मिला फ्रांस में अपनी सरकार बनाने का और यूरोप में अपनी सरकार को बरकरार रखने का। तो इन कंजर्वेटिव का जो एरा चला 1815 से 1830 तक। तो 1830 के बाद में जो है फिर से रिवॉल्यूशन है, क्रांति होना शुरू हुआ। तो इसे कहते हैं हम 1830 से लेके 1848 तक के एज ऑफ रिवॉल्यूशन। 1815 के बाद में कंजर्वेटिव की सरकार बन गई। तो कंजर्वेटिव जो है अपने रेजिम को कंसोलिडेट करने की जो है कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को जो है एसोसिएट किया जा रहा था रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल से इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप। तो बहुत सारे यूरोप के रीजन में इटालियन एंड जर्मन स्टेट, द प्रोविंस ऑफ ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। जैसे महाराष्ट्र, यूपी, तो ये है इंडिया का एक प्रोविंस है। तो इटली और जर्मनी तो पूरा के पूरा इटली जर्मनी में हो रहा था ये, लेकिन प्रोविंस में ओटोमन एम्पायर जो आज का टर्की है, आयरलैंड और पोलैंड के जो है प्रोविंस में लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को जो है रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल से एसोसिएट किया जा रहा था। दिस रिवॉल्यूशन वे लीड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये जो अभी रिवॉल्यूशन था तो इसको लीड कर रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, जिसमें थे प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास। आपने पिछले वीडियो में देखा था जो एक कमर्शियल क्लास उभर के आया था। तो ये कमर्शियल क्लास में मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। फर्स्ट अपह्यूवन टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो पहला उठा हुआ था 1830 में रिवॉल्ट का, तो जुलाई में हुआ था 1830 में। तो जो बर्बन किंग उस टाइम पे थे तो उनको फिर प्रेशराइज किया गया लोगों ने, जो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी ने जो है उन्होंने कहा गया कि आपकी अभी एब्सोल्यूट जो मोनार्ची है तो वो जाएंगी, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको जो है देश चलाना पड़ेगा, एक सेट ऑफ रूल के हिसाब से देश चलाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो है मेटरनिच ने कहा, व्हेन फ्रांस नीस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो ऐसा इन्होंने किस रिलेशन में कहा? लास्ट टाइम आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन आसपास में यूरोप में भी जो है वो आइडिया स्प्रेड होने लगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी,
और जब नेपोलियन ने वहाँ पे दूसरे यूरोपियन जो है देश के ऊपर हमला किया तो वहाँ पे लोगों ने है उनका स्वागत किया एज ए लिबरेटर करके, ये हमको आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है। जुलाई 1830 के जो रिवॉल्यूशन को क्या जुलाई रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन है इसने स्पार्क किया ब्रुसेल्स में। तो ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम टू ब्रेक फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। जो बेल्जियम था तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट था, फ्रांस के बिल्कुल बाजू में सटा हुआ ये एरिया है बेल्जियम। तो ब्रुसेल में जो लोग हैं तो अब विरोध करने लगे कि हम लोगों को भी जो एक नेशनलिटी होना चाहिए, हमको जो है फ्री कर दीजिए आप। तो उनके रिवॉल्यूशन के बाद में जो है ब्रुसेल जो बेल्जियम जो है उसे फ्रीडम मिल गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो फिर जो ये ब्रुसेल्स का एपिसोड था तो उसने ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस को भी प्रभावित किया। इससे जो है ब्रुसेल्स के रिवॉल्यूशन से ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंस्पायर हुआ। द इवेंट दैट मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस द यूरोप वॉज द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है जो पूरे यूरोप में एक नेशनल फीलिंग जो है वो जगा दी। ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जो ग्रीस था तो ओटोमन एम्पायर यानी आज का टर्की, तो वहाँ का उसका 15th सेंचुरी से पार्ट था। टर्की की पोजीशन आप देखिए तो एकदम बीच में है, उसके वेस्टर्न एशिया एक साइड से उसे टच है और एक साइड से जो है यूरोप टच है। और वहाँ पे टर्की में जो थी तो वहाँ पे मुस्लिम राजा का शासन था। तो मुस्लिम राजा ने जो है ग्रीक को कॉन्क्यर कर लिया और ग्रीस को देखा जाता है कैड्रल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत हुई है तो वहाँ पे ग्रीस से हुई है। तो कैड्रल जो है ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो फिर जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी थी जो यूरोप की, क्योंकि यूरोप का जो मेजर रिलीजन था वो क्रिश्चियन और वेस्टर्न एशिया का जो मेजर रिलीजन था इस्लाम। तो ये जो है यूरोपियन चाहते थे कि जो ग्रीक को है हम मुस्लिम राजा के पावर से आज़ाद कर दें। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगन इन 1821। तो 1821 में जो है स्ट्रगल शुरू हो गया। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियन हु हैड सिंपैथी फॉर द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। तो ग्रीस को सपोर्ट किससे मिला? दूसरे ग्रीस से जो एग्जाइल में रहते थे और दूसरे वेस्टर्न पावर से भी मिला, मेनी वेस्टर्न पावर से भी मिला जिनको सिंपैथी थी एंशिएंट ग्रीक कल्चर को लेके। सिंपैथी क्यों थी? बिकॉज ग्रीस वॉज अ कैपिटल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। मुस्लिम एम्पायर को के अगेंस्ट में जो है स्ट्रगल करने के लिए उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, तो इन्होंने जो है इन्होंने देश देश घूम के जो है फंड भी जमा किया और खुद भी जाके जो है वो युद्ध में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके वहाँ पे जो है बुखार की वजह से डेथ हो गई 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो साइन हुई थी तो उसने जो है ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन माना 1832 में। रोमांटिक नेशनलिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये रोमांटिक नेशनल फीलिंग क्या है, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है और नेशनल फीलिंग जो है कैसे इन्होंने रोमांटिक इमेजिनेशन से जगाई है, ये देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम फ्रॉम अबाउट थ्रू द वार एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। बिल्कुल टेरिटोरियल एक्सपांशन या वार करके जो है नेशनल फीलिंग जो है नेशनलिज्म जो है वो जगाया नहीं जा सकता। कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो कल्चर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनके रोल होता है आइडिया ऑफ नेशन बनाने में। आर्ट, पोएट्री, स्टोरी और म्यूज़िक जो है ये मदद करता है और एक्सप्रेस करने में और जो है शेप करने नेशनल फीलिंग को। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। ब्रिटेन था तो उसने जो है इंडिया के ऊपर वार किया और उसको टेरिटोरियल एक्सपांशन किया, लेकिन जो है हमारे अंदर पे एक नेशनल फीलिंग नहीं आई, ब्रिटेन को लेके नहीं आई। लेकिन हमारा इंडिया का जो है कल्चर एक था, तो हम लोगों ने कल्चर अपना जो है और आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूज़िक से जो है खुद को इंडियन समझा। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट।
तो एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है कल्चर से कैसे जो है जागरूक हुआ। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजनिंग एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। तो जो पोएट और आर्टिस्ट थे तो वो इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग पे जो है फोकस किया करते थे, क्योंकि साइंस और रीजनिंग का वहाँ पे जो है आर्ट में कोई काम ही नहीं है। दिस एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एंड द बेसिस ऑफ नेशन। ये सब क्यों कर रहे थे? एक कलेक्टिव फीलिंग जो है जगाने के लिए, कल्चरल पास्ट को जो है हमने शेयर किया है, उससे जो है एक बेस बने नेशन के लिए। ये फोटो देखते हैं हम। ये फोटो में पेंटर बताना चाहते हैं कि ग्रीस के ऊपर टर्क ने हमला किया था, जिसमें 20,000 जो है ग्रीक लोगों को मार दिया गया था। और इसमें जो है दुख इनके बताया जा रहा है, जो ग्रीक के औरतों का, वहाँ के बच्चों का, पुरुषों का। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है फीमेल को प्रोजेक्ट किया, ये फीमेल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट किया है, ये बच्चों को जो है रोते हुए बताया गया है। तो यहाँ पे तो इसका जो है काम क्या था, ये क्यों ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते थे? ये जो है ओपिनियन तैयार करना चाहते थे और जो सिंपैथी का जो है वो तैयार करना चाहते थे यूरोप में और ग्रीस में फॉर द ग्रीक पीपल। तो ये फोटो है मैस्कर ऑफ चार्ल्स की 1824 की। अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहान गोटनफ्रेड हर्डर, German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that the true German culture was to be discovered among the common people। जो ट्रू जर्मन कल्चर है तो वो है डिस्कवर, हमें कॉमन पीपल में डिस्कवर करना है। इट वॉज थ्रू द फ्लोक सॉन्ग, जो लोगों के जो सॉन्ग है वहाँ के जो लोग थे, फ्लोक पोएट्री, फ्लोक डांस, वहाँ के लोगों का डांस, वहाँ के लोगों की पोएट्री, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज, जिससे ट्रू स्पिरिट ऑफ जो है नेशन पॉपुलराइज हो। So collecting and recording this form of folk culture was essential to project the nation building। तो ऐसे जो फ्लोक कल्चर को जो है कलेक्ट करना और रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना नेशन बिल्डिंग के लिए। Emergence of vernacular language and collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist मैसेज टू कैरी ऑडियंस हु वेयर मोस्टली इलिटरेट। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, मातृभाषा जो थी वहाँ की, जो लोकल भाषा वर्नाकुलर लैंग्वेज, कलेक्शन ऑफ लोकल फ्लोकलोर। तो सिर्फ ये एंशिएंट स्पिरिट को जगाना नहीं था इसका जो मकसद, इसका मकसद जो है मॉडर्न नेशनल जो है मैसेज क्रिएट करना था, उन लोगों तक भी पहुँचाना था जो पढ़ नहीं पाते। तो ये ओरली ट्रांसलेट होता था फ्लोकलोर वगैरह, रिटन फॉर्म में नहीं था। पहले के लोग जो है ओरल फॉर्म में जो है गाने गाया करते थे, पोएम गाया करते थे, और वही जो है अगले जो जनरेशन को पास आउट हुआ करता था। तो ये इलिटरेट लोगों को हेल्प करेंगे नेशनल फीलिंग जगाने में। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। तो ये स्पेशली ये केस जो है पोलैंड में था, विच हैज़ बिन पार्टीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो है ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना में जो है पोलैंड को रशिया के अंडर में दे दिया गया। पोलैंड पे अब कब्जा था रशिया का। तो इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। रशिया इसमें पोलैंड में नेशनल फीलिंग जो है म्यूजिक और लैंग्वेज से जो है जगाई रखी गई। कैरोल कुर्पिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल through his opera and music, turning folk dance like a polonaise and muzurka in a nationalist symbol। तो इन्होंने जो है वहाँ के लैंग्वेज को, वहाँ के म्यूज़िक को, वहाँ के डांस को जो है नेशनल सिंबल करके प्रोजेक्ट किया पोलैंड में। लैंग्वेज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट। तो लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नेशनल सेंटीमेंट तैयार करने में। उस टाइम पे जो है पोलैंड पे राज था रशिया का, तो रशिया पोलैंड को सप्रेस कर रहा था कि आप पोलिश यूज़ ना कीजिए और रशियन लैंग्वेज यूज़ कीजिए, यानी रशिया का डोमिनेंस वहाँ पे दिख पाए। तो रशियन लैंग्वेज जो है हर जगह पे इम्पोज किया गया, स्कूल में, चर्च में।
इन 1831 a armed rebel against Russia took place which was ultimately crushed। 1831 में जो है प्रूशिया के लोगों ने आर्म रिबेल के हथियारों के साथ में जो है रशिया का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो विफल हो गए। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। इसके बाद में जो है वहाँ के क्लर्जी जो थे, प्रीस्ट पादरी जो थे, बिशप थे, तो इन लोगों ने जो है लैंग्वेज को एक वेपन इस्तेमाल किया नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। पोलिश वॉज यूज इन चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। As a result, large number of priests and bishops were put in a jail and sent to Siberia by the Russian authority। तो इसके जो पोलिश लैंग्वेज यूज़ कर चर्च में और रिलीजियस गैदरिंग में यूज़ करने के वजह से रशिया की जो गवर्नमेंट थी, जो पोलैंड पे राज कर रही थी, उसने प्रीस्ट और बिशप को जो है जेल भेज दिया और जो है साइबेरिया भेज दिया। जैसे इंडिया में ब्रिटिश के काल में काला पानी की सज़ा जो है अंडमान निकोबार में दी जाती थी, तो वैसे ही रशिया ने साइबेरिया जो है भेज दिया प्रीस्ट और बिशप को एज अ पनिशमेंट फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो पोलिश लैंग्वेज के जो है यूज़ को ऐसा समझ रहा था कि स्ट्रगल है रशियन के डोमिनेंस के खिलाफ में। ग्रिम ब्रदर्स, फ्लोकटेल एंड नेशन बिल्डिंग। ये दो भाई थे जो फेरी टेल जो है, जिनका नाम था जैकब और विल्हेम ग्रिम, फिर बॉर्न इन जर्मन सिटी में इनका जो है जन्म हुआ था, हैनुआ में। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड इन लॉ, दे सून डेवलप अ इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फ्लोक टेल। इन दोनों भाइयों ने लॉ पढ़ा, इनका जो है सडनली इंटरेस्ट जो है फ्लोक टेल जमा करने में जो है आ गया। दे स्पेंड 6 years ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स। तो उस टाइम में जो फेरी टेल्स हुआ करती थी, तो माउथ टू माउथ प्रीच हुआ करती थी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जो ग्रीम्स ब्रदर थे, तो गाँव जाके वहाँ पे फेरी टेल्स उनकी सुनी और उन्हें जो है नोट डाउन किया, विच वेर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशन। दीज वेर पॉपुलर बोथ अमंग द चिल्ड्रंस एंड एडल्ट। इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द टेल्स। सब्सिक्वेंटली बोथ द ब्रदर केम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स। ये दोनों भाइयों ने जो अपना पहला जो पब्लिकेशन है, पहली बुक जो पब्लिश की 1812 में पब्लिश की, 1812 में पब्लिश की। उसके बाद में जो दोनों भाई हैं तो लिबरल पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव हो गए, स्पेशली द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस से खासकर क्यों, उस टाइम पे जो है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट में प्रेस को दबाया भी जा रहा था, और ये लोगों का काम क्या था, ये लोगों का काम था फेरी टेल वगैरह जो है लिखते थे, तो उसको फिर वो है पब्लिश करते थे। तो इनके ऊपर भी असर आ रहा था, इनको फ्रीडम नहीं था कि इनके पब्लिश कर पाए अपने बुक्स, इन्हें गवर्नमेंट की जो है अनुमति लेना पड़ता था। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ जर्मन लैंग्वेज। उस टाइम पे जो है उन्होंने 33 वॉल्यूम डिक्शनरी लिखी जर्मन लैंग्वेज की। और उस टाइम पे जर्मनी पे फ्रांस का जो है कब्जा हुआ करता था। द ग्रीम्स ब्रदर ऑल्सो सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर एंड बिलीव दैट द फ्लोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वेर एक्सप्रेशन फॉर अ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। तो जर्मन जो है डोमिनेशन को वो थ्रेट समझते थे जर्मन कल्चर पे, और फ्लोक टेल को वो समझते थे एक एक्सप्रेशन है प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट का। तो कंसिडर देयर प्रोजेक्ट ऑफ कलेक्टिंग फ्लोक टेल एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। तो ये अपने फ्लोक टेल जो जमा करने के काम को ऐसा समझते थे, ये अपोज हम कर रहे हैं जर्मन डोमिनेशन को और एक क्रिएट कर रहे हैं नेशनल जर्मन आइडेंटिटी। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो 1830 वॉज द ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप इन यूरोप। तो आर्थिक जो है बहुत हार्डशिप वाला साल था 1830। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ इनॉर्मस राइज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे यूरोप में जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। इन मोस्ट कंट्री देयर वाज मोर सीकर ऑफ जॉब दैन एम्प्लॉयर। तो ज़्यादातर कंट्रियों में जॉब पाने वाले लोग ज़्यादा थे रैदर दैन एम्प्लॉयर। जैसे इंडिया का हाल है, इंडिया में जो है जॉब सीकर ज़्यादा है रैदर दैन एम्प्लॉयर। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू सिटीज़ टू लिव इन अ क्राउडेड स्लम। तो गांव से लोग जो जाते थे इसके लिए जॉब के लिए शहरों में, वहाँ पे फिर उनको स्लम में रहना क्राउडेड स्लम में रहना पड़ता था। स्मॉल प्रोड्यूसर इन अ टाउन वेयर ऑफन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ द चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम द इंग्लैंड। स्मॉल जो प्रोड्यूसर हुआ करते थे
उन्हें कॉम्पिटिशन अब फेस करना पड़ता था इंग्लैंड के इम्पोर्टेड गुड्स से। इंग्लैंड से क्यों? इंग्लैंड उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वहाँ पे शुरू हो गया था और वहाँ पे मशीनों से काम हो रहा था और मास स्केल में प्रोडक्शन हो रहा था, यानी सामान सस्ता मिल रहा था। तो इंग्लैंड का जो सस्ता सामान है उसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे तो उनके स्मॉल जो प्रोडक्शन थे तो उन पर प्रभाव पड़ गया। दिस वॉज स्पेशली सो इन अ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल प्रोडक्शन में जो ज़्यादा असर पड़ा क्योंकि वहाँ पे स्टीम इंजन से जो है स्टीम मशीन से कपड़ा बनाया जाता था इंग्लैंड में, तो वो काफ़ी चीप हुआ करता था। और यहाँ पे फ्रांस में घर में और स्मॉल जो है वर्कशॉप में टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था एंड ओनली पार्टली मशीनाइज, सिर्फ थोड़ा सा मशीनाइज हुआ करता था वहाँ पे फ्रांस में। इन दोज रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडरल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। जहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेट पावरफुल थे तो वहाँ पे पीजेंट अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे जो है फ्यूडरल ड्यूज और ऑब्लिगेशन को लेके। द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड सिटी। अगर किसी साल जो है फूड की प्राइस बढ़ गई या फिर जो है बैड हार्वेस्ट हुआ तो उस साल जो है पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाती थी टाउन और सिटी में। द ईयर 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. तो 1848 में ऐसे ही कुछ हुआ, फूड शॉर्टेज भी हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो है लोग सड़कों पे आ गए पेरिस के, बैरिकेड खड़े कर दिए गए और राजा लुइस फिलिप्स को जो है भागना पड़ा। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक। तो नेशनल असेंबली ने जो है रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द अडल्ट मेल अबाउट 21 ईयर एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। तो यहाँ पे जो है राजा जो है यहाँ पे विफल होने की वजह से जो है नेशनल असेंबली सामने उसने जो है रिपब्लिक जो है फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक यानी जो हेड ऑफ द कंट्री रहेगा तो उसे लोग चुन के देंगे और 21 ईयर के ऊपर के जो भी मेल है तो सबको वोटिंग राइट मिल गया इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी। अभी भी जो है फीमेल को वोटिंग राइट नहीं मिला है और गारंटी मिला है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क की गारंटी क्यों दी गई है? क्योंकि मैक्सिमम वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेर सेटअप, तो नेशनल वर्कशॉप है तो सेटअप किए गए। इंडिया में भी ऐसे हुआ था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, जब प्राइवेट कंपनी जो है वो बंद हो रही थी तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को जो है खुद के अंडर में ले लिया, उसको गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया और फिर वहाँ पे जो है लोगों की नौकरी वहाँ पे सलामत रहे इसलिए उसे गवर्नमेंट सेक्टर में बना दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है नेशनल वर्कशॉप जो है बनाए गए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलिया हैड लीड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तो वीवर्स जो है सिलिया के तो उन्होंने एक रिवोल्ट किया कॉन्ट्रैक्टर के विरोध में 1848 में। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उस टाइम पे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉटन जो है रॉ मटेरियल दिया करता था वीवर्स को और वीवर्स को उस चीज़ का जो है पैसा बहुत कम देता था क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा था, लोगों को काम की ज़रूरत थी। तो ऐसा जो है इकोनॉमिकली जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था और वहाँ के जो वीवर्स थे तो बहुत ज़्यादा गरीब थे और हताश हो गए थे। मिस्ट्री ऑफ द वर्क इज एक्सट्रीम डिस्पाइट द नीड फॉर द जॉब हैज़ बीन टेकन एडवांटेज बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड दे ऑर्डर्ड। ऑन 4 जून एट 2 PM 4 जून के दिन 2 बजे बहुत बड़ा जो है क्राउड जो है वीवर्स का वो मेंशन पे जाता है, बंगलों पे जाता है कॉन्ट्रैक्टर के और डिमांड करता है हाई जो प्राइस, लेकिन वहाँ पे उनको डरा धमका के जो है जाने के लिए कहा जाता है। फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ देम फोर देयर वे इनटू हाउस। तो उनमें से कुछ लोग हैं घर में घुस जाते हैं और वहाँ की जो है बड़ी सी विंडो तोड़ देते हैं, फर्नीचर तोड़ देते हैं, पोर्सिलिन के जो आर्टिफैक्ट होंगे या बर्तन होंगे वो तोड़ देते हैं। अनदर ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस। कुछ जो है लोग स्टोर हाउस में जाते हैं, वहाँ पे लूट मचा देते हैं वहाँ पे कॉटन के सामान की और उसे फाड़ देते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद द फैमिली टू द नेबरिंग विलेज। तो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से जो है नेबरिंग फैमिली में जाता है, वहाँ पे भी उन्हें जो है रिफ्यूज़ कर देते हैं शेल्टर देने के लिए। फिर 24 घंटे के बाद में फार्मर जो है आर्मी को लेकर 24 घंटे के बाद में कॉन्ट्रैक्टर आर्मी को लेकर लौटता है और फिर उसके जो है व्यूवर्स के इस रिवोल्ट के लिए 11 व्यूवर्स को जो है गोली मार दी जाती है। इन 1848 रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। 1848 में लिबरल्स ने भी रिवॉल्यूशन किया था।
पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्विंग पीजेंट एंड द वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज इन ईयर 1848 अ रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वेयर ऑल्सो अंडरवे। जब 1848 में रिवॉल्ट हो रहा था पुअर अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पीजेंट का, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ख़राब हार्वेस्ट हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। तो उसी टाइम पे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है तो उनका भी जो है रिवॉल्यूशन शुरू था। इवेंट ऑफ February 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एबडक्शन ऑफ मोनार्ची एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज। तो हमने जैसा अभी देखा कि उस टाइम पे फिर लोगों ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। अब जो भी हेड रहेगा फ्रांस का तो लोग चुन के देंगे, और यूनिवर्सल मेल सफरेज, अडल्ट नहीं है मेल, तो यानी सिर्फ 21 के ऊपर के जितने भी पुरुष है उनको वोटिंग अधिकार मिल गया। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन डिड नॉट येट एग्जिस्ट। यूरोप के दूसरे पार्ट में अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर वहाँ पे हुआ करते थे। मेन एंड वुमन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइन देयर डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। तो वहाँ की जो मिडिल क्लास मेन और वुमन थे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नेशनल यूनिफिकेशन की डिमांड कर रहे थे। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। तो ये अनरेस्ट का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी डिमांड को सामने रखा कि हमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के हिसाब से जो है नेशन स्टेट चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल रहता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो है आज़ादी हो, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल ग्रुप बना सके, एक यूनियन बना सके तो उसकी आज़ादी हो। इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिजन केम टुगेदर इन अ सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो जर्मन रीजन में जो है वहाँ पे मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रॉस्परस आर्टिसन जो है साथ में आ गए सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में और डिसाइड किए कि हम वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए। तो ऐसे उन्होंने किया 18 मई 1848 को, 831 जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने इलेक्ट किया और मार्च किया इन द फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्ची सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा कि जो भी मोनार्च है, राजा है, तो वो हम पे राज करे लेकिन अकॉर्डिंग टू ये पार्लियामेंट के हिसाब से। और उन्होंने एक डेपुटेशन भी भेजा राजा को, जो है फ्रेडरिच विल्हेम फोर को, जो किंग थे प्रूशिया के, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि आपके जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के हिसाब से जो है मैं आपका राजा बनने के लिए इनकार करता हूँ, और ज्वाइन कर दिया दूसरे मोनार्च को असेंबली को अपोज करने के लिए। वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री एरोड। तो जब ये एरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री इनके स्ट्रॉन्ग बनी तो सोशल जो बेसिस था पार्लियामेंट्री का वो इरोड हो गया। वहाँ पे सिर्फ जो है पैसे वाले मिडिल क्लास का जो डोमिनेशन होना शुरू हो गया। हु रेजिस्ट, और ये मिडिल क्लास रेजिस्ट करते थे डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिजन एंड कंसिक्यूटिवली लॉस देयर सपोर्ट, और उनका जो है सपोर्ट इन मिडिल क्लास ने खो दिया। और एट द एंड क्या हुआ, ट्रूप ने जो है असेंबली को फोर्स किया और डिसबैंड कर दिया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वन वॉज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। तो ये लिबरल मूवमेंट में भी औरतों को पॉलिटिकल राइट देने का जो मुद्दा कंट्रोवर्शियल रहा। इन विच द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली ओवर द ईयर्स। और इस मूवमेंट में, लिबरल मूवमेंट में औरतों ने भी जो है पार्टिसिपेट किया कई सालों से। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोस्ट्रेशन। औरतों ने जो है खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर बनाए हैं और पॉलिटिकल मीटिंग में भी पार्ट लिया और डेमोस्ट्रेशन भी किया है। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, इसके बावजूद भी उन्हें जो है वोटिंग का राइट है डिनाई किया गया। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन वेयर एडमिटेड ओनली एज अ ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। तो यहाँ पे जो है असेंबली की मीटिंग हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेंबर्स पूरे बैठे हैं और यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे फीमेल को एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे सिर्फ खड़े रहने की अनुमति थी। यहाँ पे जो है मीटिंग में एज अ मीटिंग में बैठने की जो है उनको अनुमति नहीं थी।
Though conservative force was able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order. कंजर्वेटिव फोर्स ने जो है लिबरल मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिया, लेकिन ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाई. मोनार्च वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रिवोल्ट एंड रिप्रेशन कुड ओनली बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेजिम. तो मोनार्च को भी अभी लगने लगा कि ये रिवॉल्यूशन करेंगे, फिर से इनको सप्रेस करेंगे, तो साइकिल जो है ये तभी टूटेंगी जब इन्हें कुछ कंसेशन हम जो लिबरल नेशनलिस्ट को ग्रांट करेंगे. हेंस इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोपियन बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815. तो अभी मोनार्ची जो है तो वो भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में चेंजेस लाने के लिए तैयार हो गई, जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 के पहले से थे. थर्ड सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर. सब जिसकी मैंने आपको बताया था, स्लेव से थोड़ी सी अच्छी कंडीशन हुआ करते. बॉन्डेड लेबर जिसको बंधवा जो है मजदूर कहा जाता है, वेयर अबॉलिश बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनेंट एंड इन रशिया. द हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगरियन इन 1867. हैब्सबर्ग जो रूलर था उसने ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी हंगरियन जो हंगरी को 1867 में. हाउ वेयर लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन बी डिफेंडेड. तो यहाँ पे एक जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं, लिबरल पॉलिटिशियन है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो एक्सप्रेस करते हैं कि नेचर ने जो है वुमन और मेन को डिफरेंट बनाया है. उन्होंने नेचर ने मेन को स्ट्रॉन्ग बनाया है, बोल्डर बनाया है, फियर बनाया है, एंड हैज़ डिज़ाइंड एज अ प्रोटेक्टर फॉर द फैमिली. जो पुरुष को है प्रोटेक्टर बनाया है, फैमिली का प्रोवाइडर बनाया है, मीन फॉर पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ. तो लॉ के अंडर में पब्लिक टास्क करने के लिए जो है पुरुष को बनाया है, प्रोडक्शन और डिफेंस के लिए बनाया, और वुमन को जो है वीकर बनाया है, डिपेंडेंट बनाया है, टिमिड बनाया है, डरपोक बनाया है, रिक्वायर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ मैन. तो वुमन को जो उनके पुरुष की जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. हर स्पीयर इज़ होम. औरत का जो स्पीयर है वो घर है, बच्चों की केयर करना है, नरिशिंग द फैमिली को नरिश करना है. डू वी रिक्वायर एनी फर्दर प्रूफ. और वो पूछ भी रहे हैं कि हमें और कुछ प्रूफ की ज़रूरत है. डैट गिव सच डिफरेंस इक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली एंडेंजर हार्मोनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ फैमिली. अगर हम इक्वल स्टेटस वुमन और मेन को देते हैं तो हार्मोनी को डिस्ट्रॉय कर देगा, हार्मोनी को इंडेंजर करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देगा डिग्निटी ऑफ फैमिली. तो एक पत्रकार थी लुइसी ऑटो पीटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. उन्होंने अपने जो है जर्नल में लिखा, लेट अस आस्क हाउ मेनी मेन पोसेस by the thought of living and dying for the sake of liberty would be prepared for fighting the freedom of the entire population. हम पूछते हैं आदमियों से कि कितने जो है पुरुष जो है जीने मरने के लिए तैयार है सेक ऑफ लिबर्टी के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए. तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सब कहेंगे हाँ, सबका रिस्पॉन्ड हाँ आएगा. दो देयर अनटायरिंग एफर्ट आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनली वन हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी. लेकिन उनके जो भी एफर्ट रहेंगे, इन्होंने हाँ कहने के बाद भी सिर्फ हाफ जो है ह्यूमैनिटी के लिए रहेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया है, सिर्फ मेन के लिए उनके एफर्ट होंगे. बट लिबर्टी इज इनडिविजिबल. लिबर्टी है तो इनडिविजिबल है. देयरफॉर मस्ट नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय द अनफ्री. तो अनफ्री से जो है सराउंडेड नहीं होना चाहती है. एक एनोनिमस रीडर है जिसका नाम नहीं पता, तो वो रिप्लाई करती है इनके जर्नल के ऊपर, इट इज़ इंडीड रेडिकुलस एंड अनरीजनेबल टू डिनाई वुमन पॉलिटिकल राइट इवन दो दे इंजॉय द राइट टू प्रॉपर्टी. तो ये कहती है ये रेडिकुलस है और अनरीजनेबल है कि वुमन को पॉलिटिकल राइट ना दिया जाए, जबकि वो प्रॉपर्टी का राइट जो है उनके पास में है. दे परफॉर्म फंक्शन एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट हाउएवर गेटिंग द बेनिफिट दैट अक्योर टू मेन फॉर द सेम. व्हाट इज इनजस्टिस? It is not a disgrace that even a stupid cattle herder possesses the right to vote. तो ये डिस्ग्रेस नहीं है कि एक जो भेड़ बकरी चराने वाले को वोटिंग राइट है, एक भेड़ बकरी चराने वाले जो पुरुष को वोटिंग राइट है. क्यों? क्योंकि सिर्फ वो पुरुष है, वेयर एज अ टैलेंटेड और एक टैलेंटेड वुमन है ओनिंग कंसिडरेबल, जिसके पास एक कंसिडरेबल प्रॉपर्टी है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटिंग राइट, पॉलिटिकल राइट से, इवन दो दे कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टेट.
इवन दो वो जो है टैक्स देते हैं और स्टेट के मेंटेनेंस के लिए मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 वाला जो थर्ड चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।